students, welcome to Career Planet. Myself Dr. Arpita Ojha, your biology mentor. So we are starting new chapter today. The chapter is chapter 15, our environment. Okay, so what is environment? क्या है environment, इनकी definition क्या है और इसके कौन कौन से components होते हैं जिनसे मिलके हमारा environment बनता है, इससे related सारे topic जो हैं हम इस new chapter में discuss करने वाले हैं. Okay, so हम start करें तो हम देखें हमारा जो एनवायरनमेंट चैप्टर होता है वो कुछ टॉपिक्स को लिए हुए है. उसमें आता है सबसे फर्स्ट है इकोसिस्टम. ओके, व्हाट इज इकोसिस्टम, क्या होता है, किन से मिलके बना है. फिर हम इनके टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें होता है नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल, एबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स, ये सारे हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं. तो कोई भी इकोसिस्टम होता है वो दो टाइप का ब्रॉडली उसको डिवाइड किया गया होता है. एक होता है नेचुरल जो कि नेचुरली मिल रहा है, एक आर्टिफिशियल जो कि मैन मेड होता है. फिर इकोसिस्टम में ही आपको दो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट. व्हाट इज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, तो सुनिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सब बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं और ये बायोटिक कंपोनेंट्स अदर फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट लाइक हम कह सकते हैं सनलाइट आ रही है, एयर, वाटर, सॉइल, ये सारे हमारे एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं. फिर एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम को दो चीज़ें जो हैं वो मेन रोल प्ले करती हैं, दैट इज़ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. प्रोड्यूसर जो कि फूड को बनाता है, कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है. तो जो हमारा इकोसिस्टम टॉपिक होगा उसके अंदर हम ये सब टॉपिक्स जो हैं डिस्कस करने वाले हैं. ओके, फिर अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो कंज्यूमर जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, दैट आर हर्बीवोर्स and carnivores, omnivore, parasites and decomposers. So these are different divisions of the consumers. तो हम consumers के बारे में इसके अंदर डिटेल डिस्कशन करेंगे. देन हम फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे. हमने फूड चेन और फूड वेब को पहले भी कुछ क्लासेस में पढ़ा होगा आपने. तो फूड चेन क्या होती है, एक प्रोड्यूसर होता है, उसका एक कंज्यूमर, देन अगेन कंज्यूमर, अलग अलग क्या होते हैं एनर्जी लेवल पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं और एक पूरी फूड चेन बनाते हैं. एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है. तो ये पूरी फूड चेन बनती है. फूड चेन के अंदर हम फ्लो ऑफ एनर्जी को देखते हैं बिटवीन ट्रॉपिक लेवल्स. तो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म जिस ट्रॉपिक लेवल पर होता है वो उसी ट्रॉपिक लेवल पर क्या शो कर रहा होता है कि वो किस टाइप का पोजीशन ले रहा है किसी फूड चेन में. ओके, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स हैं जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलते हैं. द नेक्स्ट इज फूड वेब. देन बीच में हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म से हम मैग्निफिकेशन को देखते हैं. और मैग्निफिकेशन क्या होता है, मान लीजिए कोई इम्प्योर, काफ़ी बेसिक समझा रही हूँ आपको, कोई भी इम्प्योर सब्सटेंस या कोई चीज़ जो है बॉडी में एंटर कर चुकी है, देन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो कि क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. ओके, देन हम फूड वेब पढ़ेंगे. फूड वेब के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. क्या क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, हमने पूरा एनवायरमेंट का डिस्कशन किया. उसके बाद में हम डिफरेंट डेफिनेशंस, टाइप्स, क्लासिफिकेशन देखने के बाद हम डिस्कस करते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो ओजोन लेयर कैसे बनती है, ओजोन लेयर और उसका डिप्लेशन कैसे होता है, डिफरेंट टाइप के जो गार्बेज होते हैं उनका डिस्पोजल किस तरह से किया जाए. तो गार्बेज में कौन कौन से मटेरियल आते हैं, और तो दो टाइप के होते हैं मेनली, बायोडिग्रेडेबल जिसे बायोलॉजिकली क्या किया जा सके, डिग्रेड किया जा सके, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. ओके, फिर मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं, दैट इज बायोगैस प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, लैंड फिलिंग्स, कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग एंड रीयूज. तो ये डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं. तो ये हमारे चैप्टर का पूरा एक समरी हो गया कि ये जो टॉपिक्स हैं हम इसमें देखने वाले हैं. तो आपको थोड़ा सर्टेन आइडिया हो चुका है हम हमारे जो चैप्टर 15 आर एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो चैप्टर में एंड तक बने रहिएगा, नोट्स बनाइएगा, एंड कोई डाउट्स हो तो मुझे बताइए. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर व्हाट इज एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट क्या होता है, तो देखो, एवरीथिंग दैट सराउंड अस इन इज एनवायरनमेंट. हमारे चारों ओर जो भी हमें सराउंडिंग में है वो सारा ही किसको बना रहा है, एनवायरनमेंट को बना रहा है. इट इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. जो भी लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, दीज लिविंग कंपोनेंट्स आर नोन एज बायोटिक फैक्टर, एंड दोज कंपोनेंट्स विच आर नॉन लिविंग आर नोन एज एबायोटिक कंपोनेंट्स. सो there are two types of components in our
सराउंडिंग बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको चारों ओर दिखाई दे रहे हैं ये सब बायोटिक फैक्टर्स हैं, और जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारी एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। ये दोनों किस में प्रेजेंट होते हैं? एनवायरनमेंट में। तो बेसिकली व्हाट इज एनवायरनमेंट? एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज नोन एज एनवायरनमेंट, एंड एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स देखे हमने, बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर। इज दैट क्लियर? सो हमें एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है? इंटरेक्शन बिटवीन दीज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स form an ecosystem. So first definition was environment and the second definition is ecosystem. Okay, so what is ecosystem? यहाँ पे आप समझिएगा इकोसिस्टम क्या होता है। तो जब भी इंटरेक्शन हो किसके बीच में, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उससे किसका फॉर्मेशन होता है? इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, इन एन इकोसिस्टम लिविंग कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन each other for their food which give rise to food chain and food web in the nature. तो in an ecosystem living component depend on each other for their food. तो जहाँ पे भी कोई भी तरह का हम इकोसिस्टम देखेंगे तो उसके इकोसिस्टम में क्या होगा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से डिपेंडेंस के साथ साथ एक लंबी चेन बनती जाती है, एंड दिस चेन इज नोन एज फूड चेन। ओके, और फूड चेन के क्रॉसिंग होने से फूड वेब्स का फॉर्मेशन होता है। तो इकोसिस्टम हमेशा फूड चेन और फूड वेब से मिलके बना होता है। ओके, तो हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं अभी थोड़ी देर से। Human activities lead to environmental problems such as depletion of ozone layer and production of huge amount of garbage. क्योंकि अब जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स ब्रेन स्ट्रक्चर मिली है, इस वजह से हमारी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म। तो हम क्या करते हैं, हम हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से इस एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ओके, उस वजह से ओजोन डिप्लीशन एंड बहुत सारा गार्बेज प्रोडक्शन जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो वो भी अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमने बेसिक देखा, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ इकोसिस्टम, हाउ फूड चेन एंड फूड वेब विल बी फॉर्म्ड, एंड क्या होती हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, दैट इज इकोसिस्टम। ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर with the non-living constituent of the environment form an ecosystem. सारी ही इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट स्पीशीज़ जब इंटरेक्ट करती है खुद से और इंटरेक्ट करती है एबायोटिक फैक्टर्स से, तो क्या बनता है? इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स में इंटरेक्शन होता है, और बायोटिक फैक्टर के जो ऑर्गेनिज्म है वो भी आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं, तभी इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ वाटर एंड पॉन्ड। तो वाटर फॉरेस्ट एंड पॉन्ड। तो फॉरेस्ट में हम देखते हैं ट्रीज़ हैं, ओके, वाटर है, एयर है, लाइट आती है, इसी के साथ डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है, प्लांट स्पीशीज़ है, एनिमल स्पीशीज़ है। तो ये सारी ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, फूड के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होती है, एंड अदर लाइफ प्रोसेसेस के लिए भी वो क्या करती है? एक दूसरे पर डिपेंडेंस एंड इंटरेक्शन शो करती हैं, जिसकी वजह से पूरा फॉरेस्ट क्या कहलाता है? एक इकोसिस्टम कहलाता है। सेम थिंग विद पॉन्ड। पॉन्ड के अंदर क्या होता है? एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, क्योंकि इसके अंदर वाटर है एंड एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक प्लांट्स मिलते हैं जो कि एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? सो इस तरह से ये हमारी इकोसिस्टम की डेफिनेशन होती है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। ओके, सो हमने इकोसिस्टम देखा, अब हम और इसके आगे डिस्कस करें। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है, देखिए, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। क्या क्या टाइप्स हैं इकोसिस्टम के? तो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। इकोसिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से हैं? नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ओके, व्हाट इज नेचुरल इकोसिस्टम? द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन। तो जो नेचर में पहले से ही अपने आप प्रेजेंट है, दैट इज नेचुरल इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से फॉरेस्ट, लेक, ओशन, दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ natural ecosystem. But artificial ecosystem, man-made ecosystem are called artificial ecosystem. Example, crop field, aquarium, garden. तो all these are example of artificial ecosystem. क्या क्या आएंगे इसमें? crop field जो कि man-made है, हम हमारे थ्रू ही ये डेवलप हुआ है। एक्वेरियम भी हम बनाते हैं, इन गार्डन्स भी मैन मेड होती हैं। तो मैन मेड इकोसिस्टम आर नोन एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ओके, सो अब हम देखें कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो क्या क्या कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं ए बायोटिक कॉम्पोनेंट एंड बायोटिक कॉम्पोनेंट। दो कॉम्पोनेंट्स हैं हमारे पास, ए बायोटिक कॉम्पोनेंट एंड बायोटिक कॉम्पोनेंट। क्या है ये समझते हैं हम इसे। तो अगर एयर, वाटर, लैंड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं?
दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड प्लांट एंड एनिमल दे आर बायोटिक कंपोनेंट। फिर से हमने क्या किया, ये जो कंपोनेंट्स हैं इसे दो पार्ट में डिवाइड किया, देन इसको अगेन क्लासीफाई किया गया है। जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। फर्स्ट इज प्रोड्यूसर, सेकंड इज कंज्यूमर एंड द थर्ड इज डीकम्पोजर। ओके, तो प्रोड्यूसर जो होते हैं, देखिए पहले आप बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स को अच्छे से समझ लीजिए। एबायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स हैं जो कि लिविंग नहीं होते हैं, लाइक वाटर हो गया, लैंड्स हो गई, सॉइल हो गया, एयर हो गया, टेम्परेचर हो गया, हीट हो गया, दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स। एंड बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं लाइक प्लांट्स, एनिमल्स। बट हम प्लांट्स और एनिमल्स को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, तो वहाँ पर क्या है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। व्हाट इज प्रोड्यूसर, जो कि क्या करता है, फूड को बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट या फिर एनर्जी, तो उसे हम कहेंगे प्रोड्यूसर। सारे ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहते हैं। देन आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट वे से क्या करते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं। उसके बाद में आते हैं डीकम्पोजर, जो कि क्या करते हैं, डेड एंड डी के मटीरियल्स और जो भी डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, देन अगेन सॉइल में मिक्स कर देते हैं, ताकि वो एक स्केवेंजर का काम करते हैं। स्केवेंजर मतलब सफाई का काम करते हैं, जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पूरा डिकम्पोज करने का फंक्शन करते हैं। देन हम क्या करते हैं, जो भी हमारे कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर को फर्दर हमने क्लासीफाई किया है डिफरेंट कैटेगरीज में, एंड दीज आर हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर एंड पैरासाइट। हर्बीवोर जो कि प्योरली डिपेंडेंट होते हैं वेजिटेटिव फूड्स पर, प्लांट पर डिपेंड होते हैं। कार्निवोर्स होते हैं जो कि ओनली क्या खाते हैं, मीट लेते हैं। ओके, ओनली लाइव जितने भी एनिमल्स हैं उस पे ही डिपेंड रहते हैं। ओमनीवोर्स क्या होते हैं, जो कि प्लांट एंड एनिमल दोनों को ही एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। एंड पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट एक ऐसे कंज्यूमर हैं जो कि एनिमल स्किन पर रहते हैं, जिसके गट के अंदर भी मिल सकता है, स्किन के बाहर कहीं पे प्रेजेंट हो सकते हैं, बिना उस एनिमल को किल किए वो उससे फूड के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ओके, so these are the different classification of components of ecosystem. Is that clear to all? Okay, we are moving to the next slide. अब हम देखें what is abiotic component. All the non-living components such as air, water, land, light, temperature etc. form a abiotic components. तो ये सभी क्या बनाते हैं, abiotic components बनाते हैं. Next is biotic component. All the living components such as plant, animal, bacteria, fungi, ये सारे ही biotic component होते हैं. Okay? So all the living components, देखिए फिर से सुन लीजिए, प्लांट हैं, एनिमल है, बैक्टीरिया, फंजाई, सारे ही बायोटिक हैं, तो इसीलिए इन्हें बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है. फिर मैंने आपको समझाया व्हाट इज प्रोड्यूसर, जो सारे ही फूड बनाते हैं. तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, दैट इज बैक्टीरिया. कंफ्यूज ना हो, ब्लू ग्रीन एल्गी से आपको एल्गी लग रहा है बट इट इज बैक्टीरिया. सो ऑल ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर फूड यूजिंग एबायोटिक कंपोनेंट्स. जैसे कि फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस किसमें प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ये प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं. हैंस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं. ओके, उसके बाद में नेक्स्ट आता है कंज्यूमर. व्हाट इज कंज्यूमर, इंक्लूड ऑल एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड. अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए कंज्यूमर पे डिपेंड हो तो उसे प्रोड्यूसर पे डिपेंड हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, देन दे आर नोन एज कंज्यूमर. फिर हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर कहेंगे. ओके, डेफिनेशन आपको क्लियर हो रही है. ओके, चलो नेक्स्ट देखें. तो कंज्यूमर के भी टाइप्स होते हैं, उनको क्या क्या डिविजन्स में क्लासीफाई किया गया है. देखिए, फर्स्ट इज हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स आर दोज विच ईट प्लांट्स, सो दे आर नोन एज प्लांट ईटर. तो प्लांट ईटर के एग्जाम्पल क्या हैं, गोट, डियर, काउ, दे ऑल आर प्लांट ईटर. ये क्या करते हैं, सिर्फ प्लांट पे ही डिपेंड रहते हैं. ओके, आपने कभी सुना काउ जो होती है या गोट है, डियर है, ये जो है मीट खाते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स को किल करके उनको कंज्यूम करते हैं. नो, ऐसा नहीं होता. दे आर प्योरली हर्बीवोर, इसीलिए वो हर्बीवोर कहलाते हैं. नेक्स्ट इज द कार्निवोर.
those organisms which consume meat or animal or flesh are known as carnivore. So they are also known as flesh eater. Flesh eater या फिर मीट ईटर जो होते हैं, किसी दूसरे एनिमल को पूरा किल करके उसका जो है मीट कंज्यूम करते हैं. और एग्जाम्पल है हमारे पास टाइगर, क्रोकोडाइल, ईगल, दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोर्स. फिर आते हैं omnivores. Those organism which who eat बोथ प्लांट एंड एनिमल, जो कि प्लांट एंड एनिमल दोनों पे ही फूड के लिए डिपेंड होते हैं, वे ओमनिवोर्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल दैट आर ह्यूमन. ह्यूमन जो है, कुछ ह्यूमन आप देखिए ओनली प्लांट स्पीशीज़ को खाते हैं, बट कुछ ह्यूमन ऐसे हैं जो कि एनिमल स्पीशीज़ को भी खाते हैं, तो दे आर एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोर्स. द नेक्स्ट इज पैरासाइट. व्हाट आर पैरासाइट? लाइव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट. तो पैरासाइट के बारे में आप सुन लीजिए स्टूडेंट्स. पैरासाइट क्या होते हैं हम आपको समझाते हैं. तो पैरासाइट में क्या होता है, ये क्या करते हैं, इसको अगर हम कंपेयर करें कार्निवोर के साथ, तो कार्निवोर अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से किल कर देगा और उसका फ्लैश या फिर मीट को कंज्यूम करता है. ओके, बट जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट क्या करते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करेंगे, उसके ऊपर रहेंगे, या हो सकता है उसके स्किन पर रहें, या उसके बॉडी में गट में कहीं पर भी रहें, और वह उससे कंटिन्यूसली फूड को कंज्यूम कर देते हैं विदाउट किलिंग देम. सो यहाँ लिखा है दोज ऑर्गेनिज्म विच आर लाइव ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट आर एग्जाम्पल. जैसे कि क्या क्या एग्जाम्पल है, लाइस एंड कस्कुटा. कस्कुटा क्या है, एक येलो कलर की प्लांट स्पीशीज़ है. ओके, ये येलो है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये ग्रीन प्लांट नहीं है, इनके पास क्लोरोफिल नहीं है और ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं. उस वजह से क्या होगा, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं तो अपना फूड प्रोडक्ट नहीं कर पाते. उस वजह से ये दूसरे प्लांट की रूट्स के अंदर क्या करते हैं, अपने रूट्स को एंटर करवा देते हैं और उनसे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं. सो दे आर एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट, क्योंकि ये अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इज लाइस. तो ये क्या होती है, ह्यूमन या फिर कोई एनिमल जो है उनकी स्किन पर होती है, उनकी स्किन से क्या करती है, ब्लड को सक करती रहती है और अपना न्यूट्रिशन लेती रहती है. सो दे आर एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट. तो आपको पॉइंट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स. तो हमने क्या देखा था, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर, अब काफ़ी इजी टॉपिक हो गया. प्रोड्यूसर क्या है, उनके एग्जाम्पल देखें. तो प्रोड्यूसर का एक ही एग्जाम्पल है प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी, दे बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर. कंज्यूमर देखें तो कंज्यूमर इंक्लूड ऑल एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड, जो कि अपने फूड के लिए कंज्यूमर पर डिपेंड करते हैं. इसके लिए हम एक चेन समझें, जैसे कि कोई प्लांट है, प्लांट को एक स्पीशीज़ ने खाया तो वो क्या हो गया, क्योंकि वो प्लांट को कंज्यूम कर रही है, वो हर्बीवोर कहलाएगी. बट इस स्पीशीज़ को किसी दूसरी ने और उस स्पीशीज़ को किसी और दूसरी स्पीशीज़ ने कंज्यूम किया. तो इस तरह से पूरी एक फूड चेन बन गई. तो ये फूड चेन में जितने भी कंज्यूमर थे, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और जितने भी कंज्यूमर हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं. ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको. सो दे आर नोन एज कंज्यूमर, और इसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स कहते हैं. क्लियर है? ओके, चलो. फिर हमने डिविजन्स देखे कंज्यूमर्स के. हर्बीवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड पैरासाइट. हर्बीवोर जो कि ओनली किसे रखते हैं, प्लांट को, प्लांट ईटर्स होते हैं. और भी काफ़ी एग्जाम्पल है, मैंने आपको बताया काऊ हो गया. ओके, बट कार्निवोर्स, टाइगर, क्रोकोडाइल आर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोर. ओमनिवोर का ओनली ह्यूमन है अभी तक. तो इस तरह से हम सारे के सारे डिविजन्स देखते हैं. उसके बाद में लास्ट आता है कंज्यूमर के बाद डीकम्पोजर. हमने बताया व्हाट इज डीकम्पोजर. So include organism which decompose the dead plant and animal. Animal जो भी dead animal या dead plants होते हैं उनको क्या करते हैं, decompose करने का काम करते हैं. For example बैक्टीरिया, फंजाई. ओके, बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं, जो भी डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर रह के उनको डिकम्पोज कर देते हैं. दीज हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ताकि नेचुरल रिसोर्सेज का रिप्लेनिशमेंट होता रहे. ओके, चलिए अब हम देखें फूड चेन. व्हाट इज फूड चेन. तो फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म एज अ फूड. फॉर एग्जाम्पल ग्रास जो है, ग्रास को डियर खाता है और डियर को लॉयन खाता है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन. काफ़ी मिनिमम फूड चेन हमने देखी. इन अ फूड चेन वेरियस स्टेप्स वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड अ ट्रॉपिक लेवल. ओके,
किसी भी फूड चेन में जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, ये सारे ही स्टेप्स जहाँ पर क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स कहते हैं। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे होता है, सबसे पहले हम प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और अपना फूड बनाते हैं। उन प्रोड्यूसर्स पे कंज्यूमर डिपेंड करते हैं, तो जो कंज्यूमर जिस कंज्यूमर को खाएगा और अल्टीमेटली जो प्रोड्यूसर को एज अ फूड लेगा, उनके अंदर एनर्जी का ट्रांसफ़र कंटिन्यूसली होता जाता है। ओके, सो यहाँ पर इस तरह से हम देखते हैं, आपको डिफरेंट फूड चेन दिख रही है। देखिए इन फॉरेस्ट में क्या होता है, जो कि ग्रास है या फिर ग्रीन प्लांट्स हैं, उन्हें कौन कंज्यूम कर रहा है, डियर, और डियर को कौन कंज्यूम कर रहा है, टाइगर। ओके, फिर हम देखें मेज़ जो है उसे कौन कंज्यूम कर रहा है, लोकस्ट, एंड लोकस्ट को कौन ईट करता है, किल करता है, फ्रॉग, और फ्रॉग को कौन करता है, स्नेक, एंड स्नेक को ईगल। सो इस तरह से पूरा एक और चेन बन गया। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको एक एक्वेटिक प्लांट दिख रहा है। एक्वेटिक प्लांट फाइटोप्लैंक्टन भी ये हो सकता है। तो फाइटोप्लैंक्टन को कौन लेता है, ये क्रैब, और क्रैब को जो है फिश लेती है। फिश में भी आप कह सकते हैं पहले स्मॉल फिश, फिर जो है लार्ज फिश, और फिश को कौन कंज्यूम कर रहा है, स्वान या कोई भी कंज्यूम कर सकता है। तो इस तरह से हम डिफरेंट क्या देखते हैं, डिफरेंट फूड चेन देखते हैं डिफरेंट इकोसिस्टम में। ये इकोसिस्टम था फॉरेस्ट, ये इकोसिस्टम ग्रासलैंड का था, एंड दिस इकोसिस्टम इज ऑफ पॉन्ड। तो डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट फूड चेन्स आपको देखने को मिलती है। हर फूड चेन के डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं जहाँ पे एनर्जी को ट्रांसफर करवाया जाता है। ओके, फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल। तो सबसे पहले सनलाइट आई, सनलाइट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है ऑफकोर्स, क्योंकि वो सनलाइट है। एंड उससे क्या हुआ, प्रोड्यूसर के पास मैक्सिमम एनर्जी होती है। धीरे धीरे जैसे ग्राफ ऊपर चलता जाएगा, ये एनर्जी लेवल डिक्रीज होता जाएगा। सो प्रोड्यूसर देन इट विल बी गो टू हर्बीवोर से कार्निवोर, एंड टॉप कार्निवोर तक क्या होगा, एनर्जी को फ्लो करवाया जाएगा। तो फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, इट इज़ ऑलवेज यूनिडायरेक्शन। ये पॉइंट आप रिमेंबर रखें, ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, एनर्जी हमेशा ऐसे ही जाती है। कभी ऐसा नहीं है आधी यहाँ चली गई, आधी नीचे आ गई, ऊपर चली गई, नो, ऐसा नहीं होता। इसका एनर्जी लेवल एक फिक्स फ्लो में ही चलता है। ओके, सो ग्रीन प्लांट कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू द फूड एनर्जी। देखिए जो टोटल सनलाइट है उनका ओनली 1% ही ग्रीन प्लांट कैप्चर करते हैं और उसे जो फूड है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, एंड कन्वर्ट इट इनटू द फूड में ट्रांसफ़र कर देंगे, और इस फूड को जो कंज्यूम करेगा उसे वो एनर्जी मिल जाएगी। तो इस तरह से एनर्जी का फ्लो होता ही रहता है। अब वो एनर्जी के फ्लो पे एक रूल था, उसे हम कहते हैं 10% रूल। व्हाट इज़ 10% रूल? तो इस रूल के अकॉर्डिंग, 10% लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में से, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स ने एनर्जी बनाई, वो एनर्जी का 90% उनका खुद का यूज़ हो गया, 10% नेक्स्ट कंज्यूमर के पास गया। तो कंज्यूमर के भी डिफरेंट कैटेगरीज हो गई। प्राइमरी कंज्यूमर, आप देखिए सब पिरामिड बनाया है, इस पिरामिड में सबसे नीचे कौन है, प्रोड्यूसर हैं, उनके पास बहुत सारी एनर्जी है। उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर से एनर्जी 100% प्रोड्यूसर ने एनर्जी बनाई है उसमें से 90% वो खुद यूज़ करेगा, एंड 10% आगे शिफ्ट होगी। प्राइमरी कंज्यूमर उस 10% का क्या करेंगी, 90% यूज़ करेगी और 10% आगे भेज देगी। सेकेंडरी कंज्यूमर अगेन उसका 90% यूज़ करते हैं और 10% को आगे भेज देते हैं टर्सरी लेवल तक। ओके, सो एनर्जी कंटिन्यूसली क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। पॉइंट क्लियर हुआ? आपको ग्राफ दिख रहा है। ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एनर्जी फूड चेन कंटेन 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल। यही रीज़न है। तो देखिए इसमें कितने ट्रॉपिक्स लेवल हैं आपके पास। फर्स्ट इज प्रोड्यूसर, सेकेंड इज प्राइमरी कंज्यूमर, ओके, एंड थर्ड इज सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड द फोर्थ इज टर्शरी कंज्यूमर। ओके, तो डिफरेंट हमें 3 to 4 से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल किसी भी फूड पिरामिड में नहीं देखने को मिलता। फूड पिरामिड हमेशा एनर्जी को बताता है किस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है। हाईएस्ट एनर्जी होगी प्रोड्यूसर में, ऑफ कोर्स सनलाइट से डायरेक्ट है उसका कनेक्शन, एंड सबसे कम किसके अंदर एनर्जी होगी, टर्सरी कंज्यूमर में सबसे कम एनर्जी होती है। ओके, तो एनर्जी में डिक्रीज होता रहता है। 1 किलो जूल, 10 किलो जूल, 100 किलो जूल, 1000 किलो जूल जो होती हैं, एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है। ओके, ज़्यादा है देन कम होती जाएगी, 1000, 100, 10 एंड 1। इस तरह से इनके अंदर हमें देखने को मिलता है।
क्लियर हुआ आपको, ये पॉइंट समझ में आया? फूड चेन क्लियर हुई, फूड चेन की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल काफ़ी पूछे जाते हैं, आपको ये अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? क्या होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? तो देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीजेस विथ एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। ओके, तो क्या है, इसको इस तरह से समझिएगा, कोई भी जो डिफरेंट फूड चेन होती है, उस फूड चेन में डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं, इन ट्रॉपिक लेवल पे क्या चीज़ होती है कि यहाँ पर अगर कहीं पे किसी भी ट्रॉपिक लेवल से कोई हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस की एंट्री हो गई है, तो ये हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस क्या करेगा, हर ट्रॉपिक लेवल पे खुद की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वो हम एक एक्वेटिक इकोसिस्टम लेते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में वाटर में मान लीजिए मर्क्यूरी है। इस मर्क्यूरी को सबसे पहले जो एक्वेटिक प्लांट है, फाइटोप्लैंक्टन या कुछ भी, एक्वेटिक प्लांट ने उसको कंज्यूम किया। और एक्वेटिक प्लांट के ऊपर कौन डिपेंड कर रहे हैं? तो हमने देखा क्रैब हो गए। क्रैब को कौन कंज्यूम करेगा? फिशेस को, लार्ज फिशेस, शार्क एंड ऑल। तो इस तरह से ये क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली कंज्यूम किए जा रहे हैं। उसी वक्त जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी की कंसंट्रेशन हर एक ट्रॉपिक लेवल पे इंक्रीज होती जा रही है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। ओके, सो द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सच केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड इन द ह्यूमन बॉडी एज ह्यूमन ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। मोस्ट ऑफ ऐसा ही होता है कि जितने भी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, उसका सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन ह्यूमन में ही देखने को मिलता है, क्योंकि ह्यूमन मोस्ट ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे बायोमैग्निफिकेशन का एग्जाम्पल होता है। बायोमैग्निफिकेशन किस तरह से देखने को मिलता है, तो इसे हम इस तरह समझें, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, दिस इज थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। कंटिन्यूसली इस तरह से सीरीज आपकी चल रही है। ओके, मान लीजिए यहाँ पर है 0.001%, नेक्स्ट टॉपिक लेवल में 0.01% हो जाएगी, फिर हो जाएगी 1% सीधा, 1 से हो सकती है 10%, 10 से हो सकती है 100%। तो इस तरह से क्या हो रही है, कंटिन्यूसली कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है किसी भी बायोमैग्निफिकेशन में। क्लियर है? तो आपको फूड चेन पॉइंट समझ में आ चुका है। अब हम देखते हैं फूड वेब। In nature, larger number of food chain are interconnected in and forming a food web. अगर कभी भी ऐसा हो कि दो फूड चेन्स के जो किसी टॉपिक लेवल पे एनिमल सेम हो, ओके, मतलब कि यहाँ का जो एनिमल है वो हो सकता है इस फूड चेन या इस फूड चेन, दोनों ही फूड चेन का कंपोनेंट हो, तो इस तरह से फूड चेन्स जो होती हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं, और ये इंटरकनेक्शन ही क्या कहलाता है, फिर फूड वेब का फॉर्मेशन कर देता है। फूड वेब काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू फूड चेन। फूड चेन जो होती है यूनिडायरेक्शनल होती है, फूड वेब जो होता है मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है। फूड चेन सिंपल फॉर्म में चलती है और ये जो होता है फूड वेब काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। फूड चेन में से कहीं भी एक भी ऑर्गेनिज्म गायब हो गया, पूरी फूड चेन वही रुक जाएगी। बट फूड चेन में से, फूड वेब में से कहीं कोई ऑर्गेनिज्म गायब हुआ तो उसका अल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूशन पड़ा है, जो कि फूड चेन को मेंटेन करके रखता है। तो एनर्जी का ज़्यादा फ्लो होता है इसके अंदर, ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ज़्यादा वेरिएशंस इसके अंदर देखने को मिलते हैं फूड वेब में। फूड चेन में डाइवर्सिटी और वेरिएशंस नहीं देखने को मिलती। फूड चेन जो होती है छोटे इकोसिस्टम में देखने को मिलती है, और फूड वेब जो होती है बड़े लार्जर इकोसिस्टम्स में देखने को मिलती है। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आप इसको वीडियो को बार बार रिवर्स कीजिए, इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। एग्जाम में ये डिफरेंस पूछा जाता है कि फूड चेन एंड फूड वेब में क्या डिफरेंस होता है। तो मोस्ट एनर्जी का फ्लो फूड वेब में होता है एंड फूड चेन में एज कम्पेयर टू लो एनर्जी का फ्लो होता है। तो आप देखिए यहाँ पे डिफरेंट, सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक लेवल पे प्लांट्स की डिफरेंट स्पीशीज दिख रही है, देन आपको हर्बीवोर्स दिख रहे हैं, जो कि है रेट हो गया, गोट हो गई, एंड काउ हो गया, रैबिट हो गया। ये सब क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। इसके बाद इनको कंज्यूम करते हैं थोड़े बड़े कार्निवोर्स, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे फॉक्स है, बेयर है, स्नेक है, फिशेस हैं, ओके, और स्पैरो है जो कि छोटी छोटी एंड्स पे या फिर बिटल्स पे डिपेंड कर रही है। क्रो हैं जो बिटल पे डिपेंड हैं। ये सारे ही सेकंड ट्रॉपिक, थर्ड ट्रॉपिक
लेवल पर आते हैं और उसके बाद इनके और भी बड़े कंज्यूमर होते हैं। लाइक सबसे पहले यहाँ देखें तो जो मेज़ क्रॉप थी, मेज़ क्रॉप को फ्रॉग ने लिया और इसका और बड़ा आप बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए मेज़ प्लांट है, उसको किसने लिया, लोकस्ट ने लिया। ओके, इसको किसने लिया, फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने कंज्यूम किया, फ्रॉग को कंज्यूम किया है स्नेक ने। स्नेक को किसने कंज्यूम कर लिया, पिकॉक। एंड पिकॉक को भी आगे कंज्यूम किया जा सकता है और बड़े ऑर्गेनिज्म अगर मिल जाएं तो वो उनको फिर से किल कर सकते हैं और उनको कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी फूड लंबी फूड चेन्स बनती हैं और वो अगर आपस में कनेक्टेड हो जाएं तो फूड वेब बना देती हैं। लाइक यहाँ पर देखिए जो रेड है, रेड क्या करता है, दोनों टाइप के फूड खा रहा है। ओके, दो टाइप के प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड है। फिर रेड को भी बहुत सारे, देखो इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, स्नेक भी हो गया और अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, कैट है, ये सब रेड पे डिपेंड करती हैं। उसके बाद स्पैरो भी 2-3 ट्रॉपिक लेवल में आ रहा है, फ्रॉग भी 2-3 ट्रॉपिक लेवल में आ रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में भी देखने को मिलते हैं क्योंकि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह से फूड वेब का फॉर्मेशन होता है। ओके, क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो इस तरह से हमने फूड चेन और फूड वेब को अच्छे से समझ लिया। अब हम देखें नेक्स्ट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो क्या क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो चेंजेस इन द एनवायरमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटी चेंजेस द एनवायरमेंट अराउंड अस। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लीड्स टू पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। तो हमारे एनवायरमेंट में हमें कंटिन्यूसली चेंज देखने को मिल रहे हैं क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि जो नेचुरल रिदम है एनवायरनमेंट की वो बिगड़ती जा रही है। तो इस वजह से हमें काफ़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। ओके, सो ये जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं ये हमारी भी लाइफ पे काफ़ी अफेक्ट डालते हैं, बट हम इनके लिए अवेयर ही नहीं हैं। इसलिए तो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ताकि हम अवेयर हो जाएं और इस तरह की प्रॉब्लम से बच सकें। सो दीज ह्यूमन एक्टिविटी लीड्स टू पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। तो व्हाट इज पोल्यूशन? पोल्यूशन क्या होता है? अनवांटेड सब्सटेंसेस अगर हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं सारे ही ऑर्गेनिज्म पे, तो इट इज़ नोन एज पोल्यूशन। एंड व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन? अगर हमारी एक्टिविटी की वजह से जो है फॉरेस्ट कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जा रहे हैं, उस वजह से पूरा ही एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, फूड वेब, फूड चेन सब बदल जाएंगे और काफ़ी डाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? ये भी एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। तो अब हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को अच्छे से समझें तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है ओजोन लेयर। व्हाट इज ओजोन लेयर? तो हमारी जो अर्थ है वो एक गैस की बनी मोटी लेयर से कवर है और ये गैस किसकी है? ओजोन की। ओके, तो ये ओजोन की लेयर से प्रोटेक्टेड है। तो ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टेड ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ। एक सेकेंड, हाँ, अराउंड द अर्थ विच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ऑफ द सनलाइट। तो सनलाइट से देखिए बच्चों क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं। इन अल्ट्रा वायलेट रेज से हम प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करती है? ओजोन की लेयर प्रोवाइड करती है। बहुत ही मोटी ओजोन की लेयर है जो कि अर्थ के अराउंड है। वो क्या करती है? यूवी जो रेडिएशंस होती हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, दस प्रोटेक्टिंग लिविंग बींग्स फ्रॉम मैनी हेल्थ हैजार्ड सच एज स्किन कैंसर, कैटरेक्ट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स एट्सेट्रा। तो उससे क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए कि ये जो अगर ऐसा हो कि ओजोन लेयर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करे यूवी रेज को, या ओजोन लेयर किसी जगह से एब्सेंट हो जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? यूवी रेज जो होती है डायरेक्ट हमारे अर्थ के अंदर एंटर कर जाएगी। उस वजह से क्या मिलेगा आपको? तो ये हमारे ह्यूमन बॉडी पर काफ़ी बैड इफेक्ट डालती है। हमें काफ़ी हेल्थ हैजार्ड्स देखने को मिलते हैं, जैसे हो गया स्किन कैंसर, कैटरेक्ट हो सकता है, आइज़ में होता है कैटरेक्ट। यू नो व्हाट इज़ कैटरेक्ट? आइज़ के अंदर आपको वाइटिश लेयर देखने को मिलती है, तो ये हमारी कैटरेक्ट कहलाती है। उसके बाद में डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। एनिमल्स, दूसरे अदर एनिमल्स के लिए भी ये काफ़ी हार्मफुल होती है। ओके, सो ओजोन हमारे लिए बहुत अच्छी है, बट हमारी ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी हैं जिस वजह से इस ओजोन लेयर का कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? डिप्लीशन हो रहा है। ओके, सो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? O3। ओके, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मिलकर ओजोन बनाते हैं। इज प्रेजेंट एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। नोट कीजिए पॉइंट, डिफरेंट स्फीयर होते हैं, आयनोस्फीयर,
स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आपको ओजोन लेयर देखने को मिलती है। इट इज़ अ डेडली पोजीशन एट ग्राउंड लेवल। ये ग्राउंड लेवल पर डेडली पोजीशन होती है, बट ये हायर एटमॉस्फेरिक लेवल पर आपको देखने को मिलेगी। ओके, सो द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम समझें। यहाँ पे देखिए, तो द हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन, हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन जो होती है वो ब्रेक डाउन कर देती है O2 मॉलिक्यूल्स को। तो O2 यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको ब्रेक डाउन कर देती है, जिसकी वजह से आपको फ्री ऑक्सीजन एटम्स मिलते हैं। ये फ्री ऑक्सीजन एटम्स क्या करते हैं, दूसरी ओजोन के साथ कंबाइन होकर ओजोन मॉलिक्यूल बना देते हैं। किस तरह से दिखता है ओजोन मॉलिक्यूल समझिएगा। ये हमारे पास ऑक्सीजन है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्या हुआ, ऑक्सीजन के फ्री एटम्स मिल गए। देन ये जो नेक्स्ट ऐसे और भी पड़े होंगे मॉलिक्यूल, उन मॉलिक्यूल्स के साथ ये फ्री ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना देता है, ओजोन का फॉर्मेशन कर देता है। इस तरह से ओजोन का फॉर्मेशन होता है। यही रीज़न है कि हम कहते हैं ओजोन क्या करती है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है। ओके, चलो, तो डिप्लीशन क्यों हुआ ऐसी ओजोन लेयर का, तो हम देखें द डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर ओवर एंटार्क्टिका वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द 1985 एंड वॉज टर्म्ड एज ओजोन होल। सबसे पहले 1985 के अंदर हमने देखा था ओजोन को, ओजोन होल को। तो उस एंटार्क्टिका के ऊपर हमने देखा था कि यहाँ पर ओजोन लेयर का मैक्सिमम अब्सेंस थी, तो इसे हम ओजोन होल कहते हैं। ये अंटार्कटिका में सबसे पहले दिखा गया था। तो ओजोन का डिप्लीशन का मतलब क्या है कि किसी भी अर्थ के ऊपर का वो जोन या वो एरिया जहाँ से ओजोन की लेयर बहुत ज़्यादा थिन हो जाए या ओजोन लेयर पूरी ही गायब हो जाए, उस एरिया में वो क्या कहलाता है, ओजोन का डिप्लीशन कहलाता है। तो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन? So this decrease was linked to the excessive use of synthetic chemicals like chlorofluorocarbon, which are used in refrigerators, AC, fire extinguisher and aerosols spray etc. तो हुआ क्या, जो हमारी ओजोन लेयर थी वो सबसे पहले अंटार्कटिका में 1985 के अंदर देखी गई थी। इस ओजोन होल की वजह से हमने ओजोन डिप्लीशन को थोड़ा सीरियस लिया। ओजोन डिप्लीशन क्यों होता है, तो हमने कुछ केमिकल्स लिए हैं जैसे कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नोट कर लीजिए, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रेफ्रिजरेटर में यूज़ की जाती है, एंड AC, फायर एक्सटिंग्विशर, एरोसोल स्प्रे, इन सब के अंदर इनका यूज़ होता है। उस वजह से ये जब भी ये एनवायरनमेंट में रिलीज़ होती है तो ऊपर टॉप पर जाके ओजोन का डिप्लीशन करवा देती है। तो इट इज़ वेरी हार्मफुल। तो हमें अगर डिप्लीशन को बचाना है तो क्या करना होगा, इन केमिकल सब्सटेंस का यूज़ बंद करना होगा, और जहाँ पे इनका पर्पज़ है उसके लिए कोई दूसरा सब्सटीट्यूट ढूंढना होगा, ताकि हम क्या करें, ओजोन के डिप्लीशन को कम से कम करवा सकें। अगर ओजोन का डिप्लीशन नहीं हुआ तो हमें ही उसका बैड इफेक्ट देखने को मिलेगा, हमारे ऊपर ही उसके हार्मफुल इफेक्ट्स दिखेंगे। तो इस तरह से ओजोन डिप्लीशन इज़ अ वेरी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, सो वी शुड बी वेरी अवेयर अबाउट दैट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्टूडेंट गार्बेज डिस्पोजल। व्हाट इज गार्बेज डिस्पोजल? तो इम्प्रूवमेंट इन द लाइफस्टाइल हैव रिजल्टेड इन द एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे ह्यूमन की लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट आता गए, हमने काफ़ी चीज़ों का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, चाहे वो फूड प्रोडक्शन हो, कोई इंपॉर्टेंट स्टफ्स का प्रोडक्शन हो, हमने बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दिया। हमारी एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज होती गई, हमारी लाइफस्टाइल्स बदलती रही, और हम क्या हो गए, नेचर से बहुत ज़्यादा हट गए। उस वजह से क्या हुआ, काफ़ी गार्बेज का प्रोडक्शन होने लगा, तो इट रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब क्या करेंगे इन वेस्ट मटेरियल का, जो कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं आ रहे हैं? अगर वो एक्यूमुलेट होते रहे तो वो पूरा स्पेस घेर लेंगे, एक टाइम आएगा सब गार्बेज ही है, हमें रहने की जगह नहीं मिल रही है अगर हमने इसको नहीं रोका तो इसका क्या करना हो? तो सबसे पहले हम देखें कि गार्बेज बनता किससे है। तो देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मटीरियल इन द गार्बेज। फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पे डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो बायोडिग्रेडेबल क्या है? ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जिनको हम डिकम्पोज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो ये अच्छे हुए ना कि हमने कोई वेस्ट प्रोडक्ट जो हमें मिला है उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम हटा सकते हैं। एग्जाम्पल है फ्रूट,
वेजिटेबल पील्स, कॉटन जूस, डंग, पेपर, ये जो हैं इनको अच्छे से क्या किया जा सकता है, बायोडिग्रेड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, एंड व्हाट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? Substances which cannot be decomposed by the action of microorganism are called non-biodegradable waste. माइक्रोऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम इन्हें डिकम्पोज ही नहीं कर पा रहे हैं, ये फॉर मैनी ईयर्स इसी कंडीशन में पड़े रहते हैं, तो ये हमारे अर्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो इन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. एग्जाम्पल है प्लास्टिक, पॉलीथीन्स, मेटल, सिंथेटिक फाइबर्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, पेस्टिसाइड्स. तो ये सारे ही क्या करते हैं, हमारे अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और ये कभी भी डिग्रेड नहीं हो पाते, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज एंजाइम विच डिकम्पोज द मटेरियल बट दीज एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शंस, दैट्स व्हाई एंजाइम कैन नॉट डिकम्पोज ऑल द मटेरियल्स. तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ बायोडिग्रेडेबल के ही साथ ऐसा क्या करते हैं कि उन्हें डिकम्पोज कर दें और नॉन बायोडिग्रेडेबल्स को डिकम्पोज नहीं कर पाते. तो इसमें आपको समझने की ज़रूरत होगी कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज की जब एक्टिविटी होती है तो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स निकलते हैं. एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट. तो एंजाइम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ये सारे मटेरियल्स पे एक्ट नहीं करते, कुछ लिमिटेड स्पेसिफिक मटेरियल पे ही एक्ट करते हैं. यही रीज़न है जिन मटेरियल्स पे वो एक्ट करते हैं वो बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं, जिन पे नहीं करते वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं. ओके, फिर देखिए मेथड्स क्या हैं, हम वेस्ट का डिस्पोजल किस तरह से कर सकें. तो हम बायोगैस प्लांट को डेवलप कर सकते हैं. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम क्या करें, इट कैन बी यूज्ड एज बायोगैस प्लांट टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्योर. तो देखिए क्या हो, बायोगैस प्लांट कैसा दिखता है, तो हम इसे ड्रॉ करके देखें. एक कंटेनर लेंगे हम, वो कंटेनर हम अंडरग्राउंड बनाएंगे. ये मान लीजिए ये ग्राउंड की सरफेस है, यहाँ पे हमने एक अंडरग्राउंड कंटेनर बनाया, उसके अंदर हमने सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को रख दिया. मान लीजिए काउ डंक हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, और भी जितना किचन से निकला जो भी तुम्हारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमने इसके अंदर रख लिया. ओके, फिर यहाँ पर हमने इसको काफ़ी टाइम तक रखा, तो जब भी इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे. डिकम्पोज की वजह से यहाँ पर क्या बनेगी, मीथेन गैस बनेगी. ओके, और यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ होगा और यहाँ पर क्या है, एक आउटसाइड में हमने कंटेनर फिल करने के लिए रखा हुआ है. ओके, यहाँ से क्या होता है, जितने भी आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनका स्लरी बना के, यानी उनको वाटर के साथ मिक्स करके पेस्ट बना के यहाँ से बाहर से ही ट्रांसफ़र करवाया जाता है इसके अंदर काफ़ी टाइम तक वो क्या रहता है, वहीं पर पड़ा रहता है, जिसकी वजह से मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है. ये ही बायोगैस है. इस मीथेन गैस को क्या करेंगे, जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी और हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से बायोडिग्रेडेबल और सब्सटेंसेस का हम डेली लाइफ में यूज़ ले सकते हैं. ओके, और यहाँ पर जो भी अब बचा हुआ पार्ट होगा वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है. तो ये आपका बायोगैस प्लांट हो गया. फिर आता है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट. द ड्रेन वाटर कैन बी क्लीन्ड इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर एडिंग इट टू द रिवर. अब क्या हो, जो भी सीवेज का वाटर होता है उसे डायरेक्ट रिवर में डालेंगे तो पूरा रिवर है जिसका प्योर वाटर है वो भी तो गंदा हो सकता है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाते हैं. बहुत ही बड़े बड़े प्लांट होते हैं. तो ये जो प्लांट्स हैं इनके अंदर क्या होता है, हम जितना भी इम्प्योर वाटर है उसको हम डिफरेंट मेथड के थ्रू प्योर करवाते हैं. ओके, तो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर देखा जाता है. फिर आती है लैंड फिलिंग्स. द वेस्ट आर बरीड इन लो लाइंग एरियाज एंड आर कॉम्पैक्टेड बाय रोलिंग विद द बुलडोजर्स. अब क्या किया जाए, देखिए बहुत ही डीप डिग करके हम बड़े बड़े लैंडफिल्स बनाएं जो कि बहुत लोअर एरियाज़ में हैं. वहाँ पर हम क्या करें, सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम उसके अंदर फिल कर दें. देन उसको हम क्या करें, उनके ऊपर बुलडोज़र चला के उनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में वहाँ पर रख दें, ताकि बहुत ज़्यादा साल भी लग जाए तो हमें उस एरिया से कुछ काम नहीं है और वहाँ पे वो धीरे धीरे करके वहाँ से वो गायब होता रहेगा. तो ये हमारा लैंड फिलिंग मेथड है वेस्ट प्रोडक्ट से डिस्पोज करने का. उसके बाद आती है कंपोस्टिंग. कंपोस्टिंग क्या होती है, तो ऑर्गेनिक वेस्टेज आर फिल्ड इन अ कंपोस्ट पिट एंड कन्वर्टेड विद द लेयर ऑफ सॉइल.
आफ्टर अबाउट 3 month गार्बेज चेंजेस इनटू द मैन्योर। अब हम क्या करें, जितना भी तुम्हारे पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट को हम छोटे छोटे डिग्स बनाकर उसके अंदर फिल करें, वो उसको पैक कर दें। 3 से 4 महीने बाद क्या होगा, जो अब वो सॉइल होगी वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइज़र। ओके, तो यहाँ पर हम फर्टिलाइज़र यूज़ करने के लिए, कंपोस्ट बनाने के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप गार्डनिंग वगैरह में उसको यूज़ कर सकते हैं। इन सब के अलावा एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है, दैट इज़ रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब है जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उनको हम रिसाइकल करें और कुछ ऐसा बना दें कि वो फिर से यूज़ आ सके, टू मेक न्यू आइटम्स। तो न्यू आइटम्स बनाने के लिए भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम रिसाइकलिंग कहते हैं। तो रिसाइकलिंग बहुत ही अच्छा मेथड है। And reuse, it is the conventional technique to use the item again. Example, newspaper for making envelopes. तो continuously हम अगर उनको रीयूज़ करते जाएं तो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है इतने ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हमारा जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम वाला टॉपिक है वो भी होता है ख़त्म। हमने इसके अंदर ओजोन लेयर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में समझा। फिर हमने इकोसिस्टम के अंदर फूड वेब, फूड चेन, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स एंड 10% लॉ जैसी चीज़ें पढ़ी। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हुए हों। फिर हम कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर, प्रोड्यूसर, इनके बारे में हम देखते हैं। कंज्यूमर के हमने टाइप्स देखे। ओके, फिर हमने इकोसिस्टम के टाइप्स देखे थे, क्या इकोसिस्टम के टाइप होते हैं, क्या कंपोनेंट है इकोसिस्टम के, बायोटिक फैक्टर किसे कहते हैं, एबायोटिक फैक्टर किसे कहते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है, एंड एनवायरनमेंट क्या होता है। तो इस तरह से एक रिवर्स समरी हो गई आपके लिए। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आया हो। इस तरह से ये पूरा चैप्टर जो है ख़त्म होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं जल्दी से बता दीजिए। काफ़ी इजी चैप्टर होता है ये, इसका डिस्कशन करना भी काफ़ी इजी रहा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।